Welcome student in my class. I am Dr. S.P. Singh, practicing dermatologist, Bareilly. I have passed my MBBS from MLB Medical College, Jhansi, and I passed MD from dermatology from LRM Medical College, Meerut in 2000 year. Since now, I am practicing dermatologist. Today, I will discuss a very important topic, hypothermia, which is useful for MBBS students who are studying MBBS and also useful for students who have to appear in NEET PG examination. So, if we see word hypothermia, तो hypo means माने हाइपो का मतलब होता है लेस देन, थर्मिया माने टेम्परेचर। तो जिस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेस हो जाता है, हाइपो हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो हमें इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी आज डिस्कस करना है। तो हाइपोथर्मिया को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखें हाइपोथर्मिया कैसे कहेंगे। तो हाइपोथर्मिया इज सेड टू बी अकर व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन ये नहीं है कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है टेम्परेचर तो हम हाइपोथर्मिया कहेंगे, नहीं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाएगा तब हाइपोथर्मिया बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसमें टेम्परेचर लिमिट दे रखी है तो आंसर विल बी लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। Now this slide is shows who am I and what is my designation. Now अब हम हाइपोथर्मिया, हमने बताया कि इन हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको क्लासीफाई करें, इफ़ वी क्लासीफाई हाइपोथर्मिया then hypothermia may be classified as mild, moderate and severe and profound hypothermia. If body temperature is between 35 and 32 degrees centigrade, 35 and 32 degrees centigrade, then hypothermia is mild, and if temperature is below 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है तो इसे कहते हैं मॉडरेट। इफ़ कोर बॉडी टेम्परेचर इज बिटवीन 28 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट इज़ नोन एज सीवियर हाइपोथर्मिया। इफ़ फर्दर बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, देन हाइपोथर्मिया इज कॉल्ड प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया। हम सिम्टम्स देखेंगे तो मेन सिम्टम जो है वो माइल्ड हाइपोथर्मिया में शिवरिंग मिलेगी। शिवरिंग को मिलेगी, इट इज एफर्ट ऑफ बॉडी टू इंक्रीज टू जनरेट हीट और टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मॉडरेट और सीवियर में शिवरिंग नहीं होगी। मेंटल कन्फ्यूजन माइल्ड रेट में कम होगा, मॉडरेट में उससे ज़्यादा होगा, सीवियर में सबसे ज़्यादा होगा। यदि हम इसके वाइटल्स देखें तो वाइटल्स में हमारा बीपी जो है वो रेस्ट होगा। बीपी कैसा होगा? रेस्ट। बीपी रेस्ट होगा। क्यों रेस्ट होगा बीपी में? बीपी रेस्ट होगा, बीपी रेस्ट होने का कारण है ये है कि बॉडी से हीट लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारा जो क्या होता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। पेरिफेरल जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो हमारा बीपी रेस्ट करेगा, हार्ट रेट भी हमारी फास्ट होगी, टैकीकार्डिया होगी, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट होगी, टैकीपेनिया होगी, टैकीपेनिया होगी, ठीक। और इसमें एक चीज़ और मिलेगी, जो यूरिन फॉर्मेशन है वो बढ़ेगा
और इसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में भी यही सारी फाइंडिंग मिलेंगी। बीपी इंक्रीज होगा, टैकीकार्डिया होगी, टैकीपेनिया होगी। इसके साथ क्या होगा, हमने बताया कि मेंटल कन्फ्यूजन वो माइल्ड के कंपैरिजन में मॉडरेट में ज़्यादा होगा, इसलिए हमें एमनेजिया मिलेगी, मरीज को कुछ याद नहीं रहेगा, स्लर्ड स्पीच होगी, और अगर हम रिफ्लेक्सेस देखते हैं तो वो डिक्रीज रिफ्लेक्सेस मिलेंगे। सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या मिलेगा, हेलुसिनेशन मिलेगा। और ये हेलुसिनेशन क्या होता है, ये फॉल्स परसेप्शन होता है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, फॉल्स हियरिंग ऑफ साउंड, और समथिंग विजिबल हो या कोई स्मेलिंग हो। तो यदि पेशेंट को स्मेल हो रहा है कोई चीज़ जो दैट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। यदि उसे कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, उसे कहेंगे हम विजुअल हेलुसिनेशन। और उससे कुछ अगर ऐसा सुनाई दे रहा है जो एक्चुअल में नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमसे कहेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में भी ऑडिटरी, मे बी विजुअल, और मे बी ऑल्फैक्टरी। दूसरा, एज अपोज टू माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपोथर्मिया, इसमें बीपी क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज मिलेगा, सारे वाइटल डिक्रीज मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो वाइटल्स हैं हमारे वो रिकॉर्डेबल ना हो। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है जब शुरू में क्या होता है कि बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, उससे वेसोकंस्ट्रक्शन होगा, और इसमें जब बहुत देर तक या बहुत प्रोफाउंड या बहुत सीवियर हाइपोथर्मिया होगी तो हमारी जो मसल्स हैं फैटिग हो जाएगी। इस वजह से जो वेसोकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर क्या होगा, लास्ट में वेसोडाइलेटेशन होगा। जहाँ वेसोडाइलेटेशन होगा तो फर्दर हीट लॉस होगी, बॉडी का टेम्परेचर फर्दर कम होगा, यानी जो हाइपोथर्मिया है वो क्या करेगी, एक्सेजरेट करेगी। लेकिन बीपी बहुत कम होगा, बीपी कम हो जाएगा वेसोडाइलेटेशन की वजह से, और हार्ट रेट और रेस्पिरेट रेट सब कम होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, वेसोडाइलेटेशन की वजह से पेशेंट विल फील ओवरहीटेड एंड वार्म्थ। Although body temperature is continuously decreasing and atmosphere temperature is very low, but patient is feeling overheated. So वो क्या करेगा, वो अपने कपड़े उतार देगा, इसे कहेंगे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल साइन, इट इज सून फॉलोड बाई अनकॉन्शियसनेस और डेथ। यदि पैराडॉक्सिकल ड्रेसिंग होती है तो ये टर्मिनल साइन होता है, इसको याद रखें। और ये क्वेश्चन आता है नीट पीजी में भी कई बार कि पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग किस कंडीशन में मिलती है। तो पैराडॉक्सिकल जो अनड्रेसिंग है वो हाइपोथर्मिया में मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। दूसरा, अगर हम एग्जामिनेशन फाइंडिंग देखेंगे तो क्या हुआ कि APS टू कोल्ड, भाई बॉडी टेम्परेचर बहुत कम है, अगर बॉडी टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, APS टू कोल्ड, ठंडा महसूस होगा, पेशेंट को छुएंगे, पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होगा फॉर पर्सन, प्लेस एंड टाइम, पेशेंट को पता ही नहीं होगा वो कहाँ पे है। और ये डिसओरिएंटेशन विल बी मोर इन मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड विल बी सीवियर इन सीवियर हाइपोथर्मिया। पेशेंट में डेवलप यूफोरिया मीन्स फॉल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग, मरीज ठीक नहीं है लेकिन उसको लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलुसिनेशन डिस्कस किए जा चुके हैं कि ऑडिटरी और विजुअल और ऑल्फैक्टरी कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा कि हार्ट रेट जो है वो पैराडॉक्सिकल सीवियर हाइपोथर्मिया में इंक्रीज हो जाती है जब उसमें वेंट्रिकुलर या एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाता है तब। और हाइपोथर्मिया का एक इफेक्ट और है, हमारे ब्रेन स्टेम में इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से पेशेंट का एक रेस्पॉन्स होता है जिससे हम कहते हैं बरोइंग लाइक बिहेवियर और प्रोटेक्शन। इसमें क्या होगा, पेशेंट एंटर इन क्लोज स्पेस सच एज अंडरनीथ बेड और बिहाइंड वार्डरोब्स, मरीज अपने आप को छिपा लेता है। और अगर हम काज की तरफ देखें तो काज मेनली एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर है एज इन विंटर्स। दूसरे कंट्री में तो ये कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये एक इंडिया में टाइम होता है जिसे कहते हैं कि 15 दिसंबर टू 15 जनवरी, इट इज़ पीरियड ऑफ कोल्ड वेव्स। तो इस समय ये केसेस ज़्यादा होते हैं इंडिया में, बाकी कंट्री में कहीं भी कभी भी हो जाते हैं। दूसरा है लेस प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, दूसरा कारण है लेस प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। अब लेस प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का जो काज है पॉवर्टी हो सकती है, एडिक्शन टू अल्कोहल हो सकता है कि पेशेंट अल्कोहल ले लिया, उसे ये अवेयर सेंस ही नहीं कर पा रहा है हमें कितने कपड़े चाहिए,
एल्कोहल एडिक्शन की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, या कोई उसने ड्रग ले रखी है, या कोई साइकेट्रिक इलनेस है जिससे वो समझ नहीं पा रहा है हमें कितने कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कपड़े पहनने चाहिए वेदर के हिसाब से। दूसरा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो माल नॉरिश्ड होते हैं, उनमें फैट की बहुत डेफिशिएंसी होती है, उनको भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं, और स्पेशली उस पीरियड में जब पीरियड ऑफ क्या होता है, पीरियड ऑफ कोल्ड वेव्स। अगर पीरियड ऑफ कोल्ड वेव्स कब से कब तक होता है, इट इज़ 15 दिसंबर टू 15 जनवरी, इट इज़ पीरियड ऑफ कोल्ड वेव्स है। दूसरा है कि डिसओरिएंटेशन। अगर कोई पेशेंट डिसओरिएंटेड है, उसे पता ही नहीं है कि कितने कपड़े पहनने चाहिए, नॉट एबल टू सेंस व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। दूसरा, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गई है और एंड ही इज़ एट द सेम टाइम ही इज़ एक्सपोजिंग टू लो टेम्परेचर, देन हाइपोग्लाइसीमिया इज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर हाइपोथर्मिया। कैसे होगी? हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ग्लूकोज इन द ब्लड, लो ग्लूकोज इन द सेल फॉर क्रेब साइकिल, लो एटीपी फॉर्मेशन, लो हीट फॉर्मेशन, और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हीट लॉस कंटिन्यू है और हीट फॉर्मेशन कम है। इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया क्या करेगी, हाइपोथर्मिया कर सकती है। कोल्ड वाटर इमर्जन दूसरा काज है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वाटर का तो 1 घंटे में डेथ हो सकती है, और फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास है तो 15 मिनट में डेथ हो सकती है। और यदि हम दूसरे काजेज देखें तो एक सबसे बड़ा काज है कि हमने देखा है कि इंडिया में एयर कंडीशन तो सब लगा लेते हैं, एसी, टेम्परेचर पता ही नहीं है कितना कंट्रोल करना चाहिए। उनको पता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि बहुत कोल्ड टेम्परेचर हमारी बॉडी को नुकसान करता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो क्या होती है कि उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि भाई इस टेम्परेचर से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इफ़ एनवायरमेंटल टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज़ मोर दैन, जैसे 47 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए 37, तो फ़र्क पड़ेगा हमारी बॉडी सिस्टम पे, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा समय तक रहेंगे तो हमें डेथ भी हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो जाएगी। क्या होगी? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा और हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है इस टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एज ए रिज़ल्ट हाइपरथर्मिया हो जाएगी। यदि हम AC 16 पर चला के सो जाते हैं, रात में अल्कोहल लेते हैं और उसके एडिक्शन में पता ही नहीं होता, कपड़े ठीक से नहीं पहनते, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकती है, और इससे क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो सकती है। ये दूसरे कॉजेज हैं जो हाइपोथर्मिया के, तो वो क्या है? अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये बहुत प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। लो ब्लड शुगर जैसा बता चुके हैं। एक कंडीशन और होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें मरीज को भूख नहीं लगती है और मरीज खाना नहीं खाता है। जब खाना नहीं खाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगी, तो हीट जनरेशन होगा नहीं, और जब भी इसका एक्सपोजर होगा, कहाँ एक्सपोजर होगा? अगर इसका मरीज़ का जब एक्सपोजर होगा लो टेम्परेचर पे, तो खाना खाया नहीं, ग्लूकोज अवेलेबल है नहीं, हीट प्रोटेक्शन हो नहीं रहा है, तो क्या होगी? हाइपोथर्मिया होगी। और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, एक है हाइपोथायराइडिज्म और सेप्सिस। तो हाइपोथायराइडिज्म में भी वही होता है, हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हीट जनरेशन कम होता है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, या सेप्सिस होती है तो उसमें टॉक्सिन की वजह से हमारा पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता है, और इसके बाद हीट कंटिन्यूस लॉस हो रही है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हीट लॉस हो रही है, तो क्या करेगा? दोज पर्सन who have hypothyroidism or sepsis, they are more prone to develop hypothermia। और एक काज है मेजर ट्रॉमा। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पे एक बार दोबारा नज़र डालते हैं। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, लो ब्लड शुगर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है। दूसरा, कुछ होमलेस या मेंटल साइकेट्रिक इलनेस होती है, दे आर नॉट एबल टू सेंस व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ एंड व्हाट इज़ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। दूसरा, मेजर मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म और स्ट्रेस, और मेजर ट्रॉमा। हाउ अल्कोहल कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिया, इससे बेसिस हाइपोथर्मिया। अल्कोहल इंटेक क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन होगी, पेशेंट को लगेगा कि गर्मी सी महसूस होगी, लेकिन एक्चुअल में वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? हीट इज़ कंटिन्यूसली लॉस्ट, और बाहर भी टेम्परेचर कम है तो बॉडी टेम्परेचर घटता जाएगा। इधर भी मरीज़ को ऐसा फील हो रहा है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसे गर्मी जैसी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में हिज बॉडी बिकमिंग मोर एंड मोर कोल्ड। दूसरा कि हो सकता है कि अल्कोहल लेने के बाद उसने खाना ठीक से न खाया हो तो हाइपोथर्मिया हो, दैट विल बी अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द हाइपोथर्मिया। और एक है
अल्कोहल लेने की वजह से पेशेंट कैन नॉट, अल्कोहल की वजह से पेशेंट कैन नॉट सीवर, ये भी एक इफेक्ट होता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो चाहे किसी भी प्रकार का हमारी हाइपोथर्मिया हो, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, समय हम रिवॉर्मिंग करेंगे। और कब तक रिवॉर्मिंग करेंगे? जब तक हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जब तक बॉडी का टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, 32 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे? रिवॉर्मिंग करेंगे। रिवॉर्मिंग करने के लिए हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं, हल्के से वार्म वाटर में उसको डुबा सकते हैं। उसके अंदर जो पानी की जो हॉट बोटल्स हैं वो रख सकते हैं उसके एक्सिला वगैरह में, और पूरी बॉडी पे उसे सिकाई कर सकते हैं। और हम उसे हॉट टी या कॉफ़ी पीने को दे सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी रूम में जहाँ भी हमारा टेम्परेचर को हम मेंटेन कर रहे हैं किसी भी डिवाइस से, हीटर की वजह से या हीट कन्वर्टर की वजह से, तो ऐसे में पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं। और यदि पेशेंट के पास कपड़े नहीं हैं तो उसे हम हीटिंग ब्लैंकेट या प्रॉपर कपड़े पहनाते हैं जिससे बॉडी का फर्दर हीट लॉस ना हो और हमारी हाइपोथर्मिया और ना बढ़े। दूसरा है, अगर पेशेंट में बहुत टर्मिनल स्टेज में है तो उसको हम ECMO करते हैं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। याद रख लीजिए, एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ये सीवियर हाइपोथर्मिया में एक प्रोसेस है जो किया जाता है। और यदि पेशेंट में वाइटल्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे। कई बार कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करनी पड़ती है जो कभी देखी सुनी नहीं गई है, क्योंकि लिखी हुई है बुक में। और अगर हम ये देखें कि कितने, आखिर वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो एक पेशेंट था एडम, कहाँ था? पोलैंड में। 54.9 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया था, लेकिन उसको सर्वाइव कर लिया गया था। और नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। तो एक बात और है, यदि हम पेशेंट को जो हैंडलिंग है वो बहुत ही सीवियर बिगरस हैंडलिंग ना करें, इससे क्या होगा? एरिथमिया डेवलप हो जाती है। और अगर हम उसको कोई फ्लूइड देना चाहें तो हम ग्लूकोज दे सकते हैं, थायमीन दे सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन सीन दैट हाइपोथर्मिया इज़ यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड बाई वर्निकेस एनकेफेलोपैथी। और वर्निकेस एनकेफेलोपैथी में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है? थायमीन होगा। थायमीन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थायमीन। किस में होगा? वर्निकेस एनकेफेलोपैथी में। तो हाइपोग्लाइसीमिया में ये वर्निकेस एनकेफेलोपैथी कॉम्प्लिकेशन होती है, इस वजह से इसमें हम थायमीन देते हैं और ग्लूकोज देते हैं। लेकिन बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसे वार्म फ्लूइड देते हैं। दूसरा कि पेशेंट अगर इस कंडीशन में, तो उसे कहते हैं भाई एक्टिवली अपने हाथ पैर चलाओ, एक्टिव एक्सरसाइज करो, और नहीं तो हम फिर पैसिव एक्सटर्नल एक्सरसाइज भी करते हैं। और नाउ हम कैसे बच सकते हैं हाइपोथर्मिया से? तो बचने का यही है कि हम उसको प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड एक्सपोजर, बियर सफिशेंट क्लाउड। अनावश्यक रूप से जब बहुत सर्दी पड़ रही हो बाहर, जब पीरियड ऑफ कोल्ड वेव्स हो, तो घर से बाहर ना निकलें, अपने को कमरे में बंद रखें, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखें। और डू नॉट टेक एल्कोहल इन सच ए अमाउंट दैट इट काजेज डिसओरिएंटेशन। एल्कोहल हम ना दें, और इतनी मात्रा में तो ना ही लें कि हमें पता ही नहीं रहे कि हम कहाँ हैं, कौन है, कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, किस कंडीशन में हैं। ऐसा ना हो कि इंटॉक्सिकेशन हो जाए हमें, ठीक है। तो इतने हमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा मात्रा में, वो स्पेशली घर के बाहर नहीं लेना चाहिए। यदि घर में लेंगे भी तो घर वाले क्या करेंगे भाई, अगर ज़्यादा अल्कोहल हो जाता है तो बिस्तर पे लिटा देंगे और आपको लिहा पे उड़ा देंगे। लेकिन बाहर अगर आप लेते हैं तो आप अनकॉन्शियसली पड़े रहेंगे, ग्राउंड में पड़े रहेंगे, कोई उड़ाने वाला नहीं होगा, कोई आपकी केयर टेकर नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया होती है, बहुत सारी डेथ हो जाती है। दूसरा, इससे बचने के लिए जो हमारे घर में अगर AC है तो उसका टेम्परेचर जो है हम 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना रखें। इससे हमारी बॉडी में जो हाइपोथर्मिया की वजह से देखा गया कि हार्ट अटैक भी होता है प्रेसिपिटेट, क्योंकि उससे BP बढ़ जाता है। और मैक्सिमम हार्ट अटैक के केसेज जो हैं वो 3 से 5 बजे के बीच होते हैं, इसलिए हाइपोथर्मिया ना होने पाए। और दूसरा है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और यदि हमें हाइपरटेंशन है तो उसकी ठीक दवा लेनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, और आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, और गुड इवनिंग।